जैसा कि आप सबको पता है, इस साल 12 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को राहत दी थी। 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली एनसीआर के अंदर चल सकते हैं बेखौफ, बिना चालान कटे। लेकिन क्या उस आदेश की पालना हुई है? मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से तो नहीं हुई है। बहुत से लोगों ने तो भाई ऑलरेडी पहले ही खौफ में आके अपनी गाड़ियां बहुत सस्ते औने पौने दाम में बेच दी भाई। अलावा जो लोग आसपास रहते हैं दिल्ली के और वो दिल्ली में आते हैं, कभी कभार दिल्ली में आते हैं, तो उनकी गाड़ियों के 20-20 हज़ार के चालान काट दिए जाते हैं। अभी तक फाइनल जो फैसला है वो नहीं आया है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अभी एक हलफनामा दाखिल किया है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। उन्होंने भाई एक हलफनामा दाखिल किया है। उसके मैं बताता हूँ पॉइंट्स आपको कि क्या दाखिल किया है उन्होंने, फिर उसके ऊपर बताऊंगा भी, ठीक है, कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। वो ये कहते हैं कि जो BS3, मतलब पहले उनकी भाषा बोल देते हैं हम, वॉन्ट्स BS3 एंड ओल्डर व्हीकल्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिलीफ सिटिंग फॉर हायर एमिशंस देन BS6 मॉडल्स। अब जो व्हीकल BS3 या उससे नीचे के हैं, अब BS3 के बाद तो BS4 भी आता है, BS4 में आते हैं हमारे डीजल वाहन और BS3 में पेट्रोल वाले, तो ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। अब चलो BS3 पेट्रोल की तो बात नहीं करूँ, क्योंकि मेरे पास BS3 पेट्रोल व्हीकल नहीं है, मेरे पास मेरी BS4 जिप्सी है, जो मैंने पोल्यूशन इसका करवा रखा है, ये अंडर कंट्रोल है भाई, ये पोल्यूशन नहीं करती। तो BS3 और BS4 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था, थोड़ा सा ही फ़र्क आया था कैटालिटिक कन्वर्टर में। और अगर आपकी गाड़ी अच्छे से मेंटेन है, आप बढ़िया से अपनी गाड़ी को मेंटेन करते हो, तो वो गाड़ी पोल्यूशन नहीं करती। और मोटर व्हीकल एक्ट का क्या कहना है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। चलो पहले बता ही देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है, जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल इन्होंने बना रखा है ना, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल वो व्हीकल जिसकी RC की अवधि समाप्त हो चुकी है, जो रोड पे चलने लायक नहीं है, चाहे फिजिकली, चाहे इंजन वाइज, चाहे पोल्यूशन वाइज, इन तीनों ही स्थिति में, ठीक है, तो वो व्हीकल एंड ऑफ लाइफ की तरफ जाता है। अब इनका क्या कहना है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल्स के ऊपर, तो दिल्ली के अंदर जो है पोल्यूशन बढ़ गया है। भाई स्टे दिया गया था अगस्त में, पोल्यूशन आपका कब आके बढ़ा है? नवंबर में, अब दिसंबर चल रहा है, 4 महीने का तो भाई साहब ऐसा है। और भाई रही सही कसर जो मैं बता रहा हूँ ना, जो 20-20 हज़ार के चालान करते हैं ये ग्रैप के चक्कर में। अब ये CAQM भाई कभी भी अपना ग्रैप उस हिसाब से लगा देते हैं। अकेला क्या आप ये मानते हो कि सिर्फ गाड़ियां ही पोल्यूशन करने में भागीदारी हैं? मैं नहीं मानता। ये कहते हैं कि बहुत हद तक व्हीकल्स का है हाथ, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, तब से जो पुराने व्हीकल्स थे वो दिल्ली के अंदर धड़ल्ले से दौड़ने लग गए। भाई कहाँ से धड़ल्ले से दौड़ने लग गए? अगर धड़ल्ले से दौड़ रहे होते, धड़ल्ले से पोल्यूशन हुआ होता, तो जो 12 अगस्त को राहत दी गई थी, तो उसी दिन से पोल्यूशन बढ़ जाता। तो वहाँ तो वो आंकड़े नहीं कहते कि पोल्यूशन वहाँ बढ़ा। अब ये बात मैं भी मानता हूँ कि हमारे दिल्ली NCR में जो सर्दियाँ हैं, हम उसका अच्छे से आनंद नहीं उठा पा रहे, बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे। हम ज़रा सा भी घर से बाहर निकलते हैं भाई साहब, नाक में बिल्कुल, जब आप घर पे आके नाक साफ़ करोगे, गला साफ़ करोगे, तो काला काला हो जाता है पोल्यूशन, मैं मानता हूँ बिल्कुल है, लेकिन वो अकेला गाड़ियों का नहीं है। कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे बढ़ी है आपको पता है? बहुत हद तक बढ़ी है। घर तो बनेंगे भाई लोगों के, हमने भी बनाया है, आपने बनाया, हर कोई चाहता है भाई उसका आशियाना बने। लेकिन भाई जो अब जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हाई राइज बन रही हैं, उन पे क्या प्रॉपर मापदंड फॉलो करे जा रहे हैं? नहीं करे जाते भाई। सब मिली भगत है, सब आपस में मिले हुए हैं, सब पैसा इधर से लेके उधर तक चलता है भाई। उस चीज़ के ऊपर कोई नहीं बोलता। फैक्ट्रीज इतनी इलीगल चल रही है, किस फैक्ट्री के ऊपर आपने BS6 मापदंड लगाया है मुझे बता दो? किसी फैक्ट्री के ऊपर BS6 मापदंड नहीं है। तो क्या खाली व्हीकल्स के ऊपर लगाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं होगा। अगला पॉइंट सुन लो। सेज थाउजेंड्स ऑफ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स रिटर्न टू रोड आफ्टर द अगस्त ऑर्डर वर्सनिंग एयर क्वालिटी। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। उन्होंने कहा है कि भाई जब से अगस्त वाला ऑर्डर आया है, उसके बाद तो धड़ल्ले से इतनी गाड़ियां रोड पे आ गई हैं कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन कर दिया है। तो ये पोल्यूशन नवंबर से लेके आपकी मिड फरवरी तक क्यों रहता है, जब तक ठंड रहती है? इसका जो मेन कारण है वो क्यों नहीं खोजते? अगला कहते हैं प्रपोजेज लॉन्ग टर्म मेजर रेज 1% एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज ऑन लग्जरी डीजल कार्स या SUVs ओवर 2000 cc। अब ये कह रहे हैं 1% और एनवायरनमेंट का जो आपका कंपनसेशन चार्ज है वो लगा दो। ऑलरेडी अभी हम इस टाइम ग्रीन टैक्स पे करते हैं,
मैंने अपनी गाड़ी खरीदी है, इसका एक्स शोरूम 28,04,000 रुपये है, 28,02,004 है। तो मैंने इसके ऊपर 28,024 रुपये TCS, खैर वो तो मेरा रिफंडेबल है, मैं टैक्स पेयर हूँ। दूसरा ग्रीन टैक्स है 28,024 रुपये का। वो ग्रीन टैक्स कहाँ जाता है, कहाँ लगता है, मुझे ये बता दो। कौन सी सड़कों के ऊपर आप पेड़ लगा रहे हो? कभी आपने पेड़ लगते हुए देखे आज की डेट में दिल्ली एनसीआर में? मैंने तो लगते नहीं देखे। जो पुराने लगे हैं ये उन्हीं को उखाड़ने में लगे हुए हैं। सेक्टरों की सड़कें बनती हैं, बीच में डिवाइडर जब निकलता है तो उस डिवाइडर पे बता दो कहाँ ये पेड़ लगाते हैं। ये टेंडर निकालते हैं रेलिंग लगाने का, ठीक है, कि रेलिंग लगेगी तो उसमें पैसे की कमाई होगी। आई एम सॉरी टू से बट दैट्स ट्रुथ, ठीक है। टेंडर निकलता है भाई, और भी बहुत सी बातें हैं, रहने तो सारी कवाओगे तो यार खाम खाम एक बहुत अलग ही उस पर पहुंच जाऊंगा। तो वहाँ पेड़ क्यों नहीं लगाते? लोहे की रेलिंग का हम क्या करेंगे? वहाँ पे पेड़ लगा दो तो अच्छी ग्रीनरी नहीं देंगे। जो डिवाइडर साइड में बनते हैं, ठीक है, सड़क के फुटपाथ जो बनते हैं, वहाँ पे पेड़ क्यों नहीं लगते? हर चीज़ को पक्का करने पे क्यों लगे हुए? हमारा गोल्फ कोर्स रोड है, अच्छे भले पेड़ थे, काट के चौड़ा कर दिया और ऊपर से सीमेंटेड डाल दिया। घरों के बाहर तो भाई हम अपना रैंप पक्का कर ही लेते हैं, हमारी तो मजबूरी है, ठीक है। लेकिन जो मेन जो सड़कें हैं जिसको आप ग्रीन बेल्ट बोलते हो, वो ग्रीन बेल्ट कहाँ है? तो वही मैं पूछता हूं कि आप ऑलरेडी हमसे 1% एनवायरमेंट टैक्स ले रहे हो, जिसको ग्रीन टैक्स बोल रहे हो, तो आप 1% और बढ़ाने की बात कर रहे हो कि भाई ये और लगा दो, तो 2% हो गया, सीधा 28 का 56,000 जाएगा। अब मेरी बात करूं तो ये कौन सा तरीका है चीजों को ठीक करने का? ये तो पैसे कमाने का जरिया है सरकार का, कि ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, बढ़ा दो। लगाओ तो सही। अगर लगाओगे तो हमें दुख बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम टैक्स भर रहे हैं। वैसे भी तो हम अपना टैक्स भर ही रहे ना भाई। जब उस टैक्स के ऊपर भी भाई हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोई चीज़ हम खरीदते हैं, ये फ़ोन भी मैंने खरीदा, ठीक है, तो इसके ऊपर भी तो टैक्स पे करा है मैंने। घर के अंदर हम कोई भी चीज़ खरीद के लेके आते हैं, क्या उसके ऊपर हम टैक्स पे करके नहीं आते? पीछे लिखा होता है ना MRP है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वो क्या चीज़ है? सवाल मेरा ये है कि अगर आप कोई टैक्स लगा रहे हो तो उस चीज़ का भाई हमको दिखना भी चाहिए कि हम ये चीज़ आपको करके दे रहे हैं। हाईवेज बना रहे हो, ठीक है, टोल टैक्स भी तो आप ले रहे हो, रोड टैक्स भी तो गाड़ी का ले रहे हो। मैंने ये गाड़ी अभी रजिस्टर्ड कराई है, 2,82,792 रुपये इसका टैक्स गया है भाई। तो वो सरकार के खाते में नहीं गया, सरकार क्या करेगी उस पैसे का? अब ये तो चलो लो, इसका एक्स शोरूम 28 लाख, जो गाड़ियाँ 50-50 लाख एक्स शोरूम की हैं, 1-1 करोड़ एक्स शोरूम की है, उनके ऊपर देखो भाई कितना टैक्स जाता है सरकार को। इंश्योरेंस इतने महंगे होते हैं, उसके ऊपर जो टैक्स होता है वो भी जाता है सरकार को। हम देखा जाए तो भाई टैक्स भरने में ही रह लिए, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। मैं कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गया भाई, टैक्स पे टैक्स पे। अब भर रहे हैं भाई, ठीक है, कुछ चीज़ों में हमें बेनिफिट देती भी है सरकार, मानता हूँ, लेकिन ये जो पोल्यूशन का जो बना रखा है ना भाई, हवा जो बना रखा है, ये ठीक नहीं है भाई। इस तरीके से इसका प्रॉपर सोल्यूशन क्यों नहीं निकालती सरकार? प्रॉपर जो कमेटी इतनी बिठा रखी है, NGT आपके पास रही, CAQM आपके पास रहा, और भी भाई साहब इतने डिपार्टमेंट आपके पास, आप क्यों नहीं हल निकालते कि क्यों दिल्ली NCR के अंदर ही हम सर्दियों को अच्छे से फील नहीं कर पाते? जो पहले ठंड होती थी, सवेरे उठे हैं भाई, बाहर जा रहे हैं, ओहो हो, अपना बढ़िया फोग हो रखा है, शाम होते ही ओस पड़ती थी, ओस तो अभी पड़ रही है, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा। जो फील करने वाली चीज़ होती है ना, वो फील नहीं हम कर पा रहे किसी भी प्रकार से। अब उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट नीड टू एग्जामिन CAQM रिपोर्ट इन ऑनगोइंग MC कहता एयर पोल्यूशन केस, जिसमें हमारे को ये थोड़ा सा राहत दी थी। मतलब यूं कहें कि जो थोड़ी सी बीच में 12 अगस्त को जो हमारे को राहत मिली थी। CAQM कह लो या सरकार कह लो या जो भी कह लो, वो नहीं चाहते भाई कि आपकी BS4 डीजल और BS3 पेट्रोल व्हीकल दिल्ली NCR के अंदर चले। अब मैंने ये व्हीकल भाई अपना आज ख़रीदा है, मैंने प्रॉपर तरीके से भाई टैक्स भी पे करा है, ग्रीन टैक्स भी आपको पे करा है, सारी चीज़ करी है भाई। लेकिन अब आने वाले 5 साल में सरकार ये मुझे कह दे 2030 के अंदर कि हम BS6 व्हीकल्स भी बंद कर रहे हैं। भाई 10 साल हो गए आपके व्हीकल को, आपने इम्प्लीमेंट माना कि 2020 में इसको कर दिया था, 2021 तक फुल फ्लैश आ गया था, लेकिन क्या आपको पता है पूरे देश में BS4 लागू कब हुआ था? 2017 में। वैसे 2010 में आ गया था कि BS4 पहले मेजर 13 सिटीज़ के अंदर आ गया, उसके बाद जो आपका BS4 है पूरे नेशन वाइड आया था 2017 के अंदर। तो BS4 था, उसके अंदर आपका कैटालिटिक कन्वर्टर रिक्वायर्ड था, EGR हो गया, और साथ ही साथ आपके कैलिब्रेटेड ECUs हो गए, जो जिसको हम ECM बोल देते हैं, ECU बोल देते हैं, ये इंट्रोड्यूस हो गए थे। मतलब ये होने ही चाहिए इस तरीके से आपके।
BS6 में मानता हूं कि भाई आपने बढ़िया किया काम, आपने और DEF लगा दिया और कैटलिटिक कन्वर्टर को अच्छे से कर दिया। पेट्रोल व्हीकल में खैर BS6 में अभी तक आपका DEF नहीं डलता है, पर क्या पता BS7 जब आएगा तो उसमें लागू हो जाए भाई। वैसे BS7 अभी लागू करने की आवश्यकता है नहीं सरकार को। BS6 की जो टेक्नोलॉजी है, क्या आपको लगता है जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं वो ढंग से कर पाई हैं? मुझे तो नहीं लगता। प्रॉपर तरीके से क्या उन्होंने R&D करी है? ये जो गाड़ी है इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आओ, कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है। ग्रिल को अभी इग्नोर कर देना भाई, ग्रिल हमारी पेंट होने के लिए गई हुई है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, मैनुअल DPF स्विच आपको यहाँ पे दिया गया है। ये मुझे बता दो, मैनुअल DPF स्विच कौन सी इंडियन कंपनी हमारे को दे रही है? पैसिव रीजन तो होता रहता है, ठीक है, मानता हूँ होता है, लेकिन वो पैसिव रीजन किस किस गाड़ी में दिखता है? इस गाड़ी में तो दिखता है। अब इस मामले में मैं ये बात खुले से कहूँगा कि जो हमारी जापानीज़ कंपनी है उन्होंने R&D इसके ऊपर करी है, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी पहले से यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रही थी और यूरोपियन कंट्रीज़ में ऑलरेडी यूरो 6 पहले आ गया था, तो उन्होंने पहले कर ली। लेकिन जब हमारे इंडिया में 2017 में ही नेशन वाइड BS4 आया था तो कंपनी भाई BS6 के लिए तैयार नहीं थी। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, क्या फटाफट अपने आप को कन्वर्ट करो BS6 में। मारुति जिसका डीजल इंजन BS6 से पहले खूब दबा के बिकता था, जो फिएट वाला इंजन था ना वो वाला, उसके बाद मारुति ने अपना 1.5 लीटर का डीजल इंजन तैयार कर लिया था भाई, और वो उसको लॉन्च भी करते। आज भले मारुति ये कहता है कि हम डीजल नहीं चलाते, हम सिर्फ पेट्रोल और CNG पे चलते हैं, हम हाइब्रिड पे चलते हैं, ठीक है। अब नहीं है तो वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। पास जब तक डीजल नहीं, तब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ पेट्रोल पे चलते हैं, हम सिर्फ CNG पे चलते हैं, या सिर्फ हम हाइब्रिड पे चलते हैं। नहीं, जो चीज़ नहीं है तभी तो वो कहेंगे कि हाँ हम इस चीज़ पे चलते हैं। तो उन्होंने भी यही देखा कि अगर आज हम डीजल में इतना इन्वेस्ट करते हैं, जो हमने इंजन बनाया है, फिर हम इसको BS6 पे लेके जाते हैं, तो बीइंग ए जापानीज़ कंपनी है, तो वो भी एक जापानीज़ कंपनी ना, कि हमारा इसका R&D में बहुत ज़्यादा खर्चा जाएगा, और वो खर्चा क्या हम रिकवर कर पाएंगे? क्या सरकार हमारे को आगे उस तरीके से और करने देगी? अब कहीं ना कहीं देखो, ये बात मान ली मैंने उस कंपनी की, उस कंपनी जाके छोड़ दिया, लेकिन ये जो आप दबाव देख रहे हो, ये दबाव आपको नहीं लगता कि खाली सिर्फ पोल्यूशन का नहीं है? ये दबाव है नए व्हीकल्स को बेचने का भी है। ठीक है भाई, नए व्हीकल्स आएंगे, नई टेक्नोलॉजी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन वो हम बाय चॉइस लेंगे, नॉट बाय फोर्स। जब पुरानी कंपनियां थी, जब हमारे देश में स्टैंडर्ड चलती थी, एम्बेसडर चलती थी, फिएट चलती थी, फिर मारुति हमारे देश में आई, ठीक है, उसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियां देश में आई, तो वो गाड़ियां हमने खरीदी अपनी चॉइस से, नॉट बाय फोर्स। हमको फोर्स नहीं करा गया कि आप अपनी पुरानी गाड़ी उसको बेच दो और आप ये वाली खरीदो। आज भी कोई नया लॉन्च होता है, मैं आपको नई गाड़ी दिखाता हूँ। बीइंग ए ऑटोमोबाइल क्रिएटर मेरा फर्ज बनता है कि नई गाड़ी जो लॉन्च हुई है उसके फीचर्स के बारे में आपको बताऊँ, उसके इंजन के बारे में बताऊँ, वो कैसा चलती है, कैसी परफॉर्मेंस है, कैसी माइलेज है, ये सब मैं आपको बताऊँ। लेकिन मैं वो आपको बताता हूँ, आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको फोर्स नहीं करता कि आप सिर्फ यही लो। कभी भी मैंने फोर्स नहीं किया किसी चीज़ पे कि आप सिर्फ यही लो। हुआ कोई ऐसा प्रोडक्ट जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल आप ले सकते हो, तो उस पर जरूर कह दिया होगा कभी ना कभी, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया। वो आपकी चॉइस है, बताना मेरा फर्ज है, लेना आपकी चॉइस है। तो वही है, बनाना कंपनियों का काम है, लेना हमारी अपनी चॉइस है। हम अपनी चॉइस से गाड़ी खरीदेंगे, हम अपनी चॉइस से गाड़ी बेचेंगे, हम अपनी चॉइस से गाड़ी को बदलेंगे। अगर हमारी मर्जी नहीं है तो हम अपनी गाड़ी को 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल हैं रखेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट की अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट के किसी भी सेक्शन में, 41 ले लो, 52 ले लो, किसी भी सेक्शन में आप जाके देख लो, कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी जबरन आपके घर से ले जाई जाएगी, आपके घर के बाहर से या कहीं से भी आपसे छीनी जाएगी। एंड ऑफ लाइफ व्हीकल का मतलब है कि आपकी व्हीकल्स की जो RC है वो एक्सपायर हो चुकी है, आपका व्हीकल चलने की स्थिति में नहीं है, आपका इंजन स्थिति में नहीं है, आपकी गाड़ी को पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है, मतलब एक तरीके से फिट नहीं है आपकी गाड़ी, वो है एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ही ये बताया गया है कि आप अपनी गाड़ी की जो RC है उसको रिन्यू भी कराएंगे। एक बार आपकी RC 15 साल की बनेगी, फिर उसके बाद हर 5-5 साल में आप अपनी गाड़ी को रिन्यू करेंगे। वो एक्ट है, लॉ है। आपका एक फर्रा जो आप ऑफिस में बैठ के एक फरमान जारी कर देते हैं, वो कानून नहीं है, वो एक ऑर्डर है, लेकिन कानून से तो ऊपर नहीं है ना।
तो आज की डेट में अगर आपको कोई भी पुलिस वाला रोकता है और ये कहता है कि आपका चालान होगा, आप अपनी गाड़ी ऐसे लेके आए हैं, तो आप एक ऑर्डर की कॉपी, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लगा दूं ऑर्डर की कॉपी, कि आप वो ऑर्डर की कॉपी दिखा सकते हैं। और उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत ये आता है कि कोई भी पुलिस वाला आपकी गाड़ी ना तो छीन सकता है, ना जबरन आपके घर से उठा के उसको स्क्रैप यार्ड में दे सकता है। स्क्रैपिंग पॉलिसी भी जो लाई थी ना, ये एंड ऑफ लाइफ व्हीकल के ऊपर ही लाए थे। स्क्रैपिंग पॉलिसी ये नहीं कहती कि गाड़ी आपके घर से उठा ली जाएगी या आपकी बिना मर्जी के आपसे ले ली जाएगी। तो ये आपके अधिकार हैं जो आपको पता होने चाहिए। कोई ट्रेसपासिंग कर सकता है आपके घर में, तो आपकी जो गाड़ी है वो आपकी प्रॉपर्टी, और आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार सिर्फ आपके पास है। आपकी प्रॉपर्टी पे कोई और अपना अधिकार नहीं जमा सकता। मेरी गाड़ी है, मैंने पैसे दिए हैं, मैंने रजिस्टर्ड करा रखे, तो आप मेरी गाड़ी कैसे मुझसे छीन के ले जा सकते हो। तो ये सारी बातें हैं, ये सारे पॉइंट हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरी तो यही गुजारिश है कि जब भी अब फाइनल ऑर्डर हमको मिलेगा, तो जो ये CAQM ने कहा है बेतुकी बात है, कोई तर्क नहीं है इस बात में। मुझे तो समझ में नहीं आया कि आप 1% जो है एनवायरनमेंट टैक्स बढ़ा दो, ऑलरेडी आप एनवायरनमेंट टैक्स ले रहे हो। दूसरा, 12 अगस्त के रूल के बाद आपकी गाड़ियां इतनी बढ़ गई हैं, नहीं बढ़ी हैं भाई। मैं आज भी दिल्ली जाता हूं, मेरा हर दूसरे तीसरे दिन दिल्ली का चक्कर होता है काम से, पर मेरे को तो भाई उतनी ही गाड़ियां दिख रही हैं, ट्रैफिक उतना ही है, पोल्यूशन है। मैं ये नहीं मानता कि गाड़ियां पोल्यूशन में भागीदारी नहीं है, कि है, बिल्कुल है, लेकिन जितना आप इनके ऊपर थोप रहे हो ना, वो कहते हैं ना, एक मुजरिम तो फंसा ही हुआ है, कोई दूसरा नहीं मिला, तारे इसी के ऊपर थोप दे भाई, दूसरा भी कैसे इसी के ऊपर लगा दे। तो वो वाली बात है। ये गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों के ऊपर ही थोप दो, क्योंकि कोई और तो बोलेगा नहीं। तो भाई ये समय है बोलने का, कहने का। तो जितना हो सके भाई आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ को भाई आप टैग करके बोलें, उनको बताएं कि भाई जो ये चीज़ हो रही है ये सही नहीं है। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर करो कि भाई ये किसी ऐसे अधिकारी या किसी ऐसे जज के पास पहुँचे जो सहमत हो मेरी बात से, कि हाँ भाई ये बंदा जो बोल रहा है ठीक कह रहा है, कि गाड़ियों को ऐसे ज़बरदस्ती बंद करना तो ठीक नहीं है। आज ये BS6 है, अब BS4 वाले जो 2020 में जिन्होंने BS4 खरीदी है, उन्होंने तो सिर्फ 5 साल ही अपनी गाड़ी चलाई, अब 4 महीने तो बंद कर ही देते हो BS4 को, तो उनकी क्या गलती है। अब ऐसे आप इस पे कर दोगे BS6 पे थोड़े दिन में जाके, कि भाई BS6 भी हम बंद कर रहे हैं, आप नहीं चला सकते 4-6 महीने। भाई मैं तो चलाऊंगा, मैं खुले में चलाऊंगा, क्योंकि मेरे देश का कानून मुझे कहता है कि जो चीज़ मैंने अपनी खरीदी है, जिसका मैंने टैक्स पे कर रहा है, मैं उसको चलाऊं। मैं रोड टैक्स भी पे कर रहा हूं और मैं टोल टैक्स भी पे कर रहा हूं। बाकी आप मेरी बात से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता लगे, और जो उनके साथ खाम खा के ये 20-20 हज़ार के चालान हो रहे हैं ये ना हो। मानता हूँ पुलिस वाले नहीं मानेंगे कोई, लेकिन कोई अच्छा पुलिस वाला भी है भाई जो आपकी बात को ज़रूर मानेगा। मैंने खुद अभी रिसेंटली एक से फ़ोन पे बात की थी, माँ जी ऐसे ऐसे है, इस तरीके से है, और ये चीज़ है, ये चीज़ कहती है, प्रॉपर डिटेल में बता, बस मैंने ऐसे आपको बता दिया। तो उन्होंने मान ली थी ये बात, और उन्होंने उस बंदे का चालान नहीं किया था, उनकी गाड़ी को जाने दिया था। तो समझदार भी लोग बहुत है भाई इस देश में, ऐसा नहीं है कि सारी अनपढ़ टोल हो रखी है, लेकिन जो समझदार है वही काम कर रहा है। बाकी तो भाई ऐसे ही है, पर ऐसे ही नहीं चलेगा भाई, हमें जागरूक होना पड़ेगा, आपको जागरूक होना पड़ेगा। और मेरी माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही विनती है कि जब भी आप एक फाइनल ऑर्डर देंगे, प्लीज़ 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 निष्पक्ष होकर आप अपना ऑर्डर दें जो आपको सही लगता है। बाकी मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट।